गाइस गुड इवनिंग। तो गाइस ये विज़न के 25 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो गाइस हमने जो लास्ट करंट अफेयर्स किए थे वो 16 एंड 17 जनवरी तक किए थे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने 1.5 महीने के नहीं करवाए हैं, मतलब 45 डेज़ के 24 फरवरी तक के। बीच में एक दिन बनाई थी वीडियो, लेकिन वो अच्छी नहीं बनी थी। मैंने खुद देखा था बाद में, उसकी लाइक वीडियो क्वालिटी बहुत पुअर थी और ऑडियो भी ज़्यादा अच्छे से नहीं आ रही थी, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, आज से 25 फरवरी से मैं कंटिन्यू करूँगी और इतना कवर कराना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं उसके लिए आपसे एश्योरेंस नहीं दे सकती कि मैं आपको लास्ट जो करंट अफेयर जो पेंडिंग है वो करवाऊँगी, ठीक है। 25 फरवरी से हम स्टार्ट करेंगे। और हाँ भाई, अगर आप पहले मुझसे जुड़े हुए थे तो अभी भी मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ मैं अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँगी। आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रही बात तो खैर हम आज स्टार्ट करते हैं। बिकॉज़ क्योंकि आपको पता ही है कि इट वाज़ माई मैरिज, जिसकी वजह से मैं चीज़ों को मुझे क्या करना था, बीच में पॉज़ करना पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको रिज़्यूम ना करती देन यू कांट ट्रस्ट मी, लेकिन बिकॉज़ आई एम रिज़्यूमिंग, ठीक है, देन यू कैन ट्रस्ट मी, फाइन। चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करें, दैट इज़ द रशियन ट्रूप्स लॉन्च देयर एंटिसिपेटेड अटैक ऑन यूक्रेन। ये कितना ज़्यादा चल रहा है न्यूज़ में आपको पता ही होगा, ठीक है। जो रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या किया, यूएसए पे इल्ज़ाम लगाया और उनके एलाइज पे जो भी यूएसए के साथ हैं, जिन्होंने बोला कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रशिया की जो डिमांड थी कि यूक्रेन को नाटो, दैट इज़ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो रशिया की जो डिमांड थी उसको इग्नोर किया किसने, यूएसए ने और उसके अलीज ने, ठीक है। और उसको सिक्योरिटी गारंटी भी दी थी, ठीक है। अब अटैक का क्या रीज़न है, देखो देखते हैं कि इन्होंने नाटो के बारे में बताया या नहीं बताया हुआ, ठीक है। भाई अब इन्होंने नाटो के बारे में नहीं बताया हुआ तो आपको क्या करना है, गूगल उठाना है और बताना है नाटो क्या। देखो सिंपल मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है जो, क्योंकि आपको पता है ऊपर हमारा अटलांटिक ओशन होता है, साउथ में हमारा अंटार्कटिक है। तो अटलांटिक ओशन से जो भी लगी हुई कंट्रीज़ हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। अटैक क्यों किया गया, रशिया यूक्रेन पे अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि रशिया क्या चाहता है, रशिया चाहता है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनसे वो चाहता है कि लीगली बाइंडिंग वो हमें प्लेज दें कि नाटो अपने आप को और ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेगा। मतलब कि नाटो के अंदर ऑलरेडी जितनी कंट्रीज़ हैं वो उतनी ही रही, उसके अंदर और किसी कंट्री को ऐड ना करें। जैसे अभी यूक्रेन को डिमांड कर रहे थे तो यूक्रेन को ऐड नहीं किया जाए, रशिया ये चाहता है, ठीक है। एथनिक डिवीजन है कुछ क्या है, जो ईस्टर्न यूक्रेन में डोमेस्टिक लुहांस जो रीजन्स हैं जहाँ पे रशियन सेपरेटिस्ट रहते हैं, जो रशिया को और ज़्यादा आगे मतलब दिक्कत कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, क्योंकि जो यूक्रेन है वो वेस्टर्न ओर्सफेयर में चला जाता है, तो एक तरह का रशिया का जो इंटरनेशनल जो प्रेस्टीज है उस पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ सकता था। इसके अलावा जो 1/3 जो रशिया की गैस है वो जो यूरोपियन यूनियन की तरफ जाती है वो यूक्रेन के थ्रू होके जाती है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका, ठीक है। जनरल देखा जाए तो ऑफकोर्स देखो आपको पता है, क्योंकि रशिया जो है वो यूरेशिया में लगता है, तो डायरेक्ट सिक्योरिटी क्राइसिस आएगा यूरोप पे और ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, वॉर भी हो सकता है। इसकी वजह से क्रूड ऑयल के जो प्राइस है वो भी बढ़ सकता है। इवन की आगे आने वाले टाइम में $100 पर बैरल भी हो सकता है। फूड प्राइसेस में भी बहुत ज़्यादा उड़ाव चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि रशिया सबसे ज़्यादा वीट को एक्सपोर्ट करता है, वाइल जो यूक्रेन है इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वीट, ठीक है। तो आपको भी पता होना चाहिए इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये रशिया और यूक्रेन वार का। सबसे पहले 10% क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे। इसके अलावा जो करंट का अभी इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ सकता है, कितना $15 बिलियन से। इसके अलावा एडिबल ऑयल के प्राइस बढ़ सकते हैं, बिकॉज जो यूक्रेन अकेले यूक्रेन से इंडिया में नियर अबाउट 70% सनफ्लावर ऑयल आता है। इसके अलावा इकोनॉमिक सेंक्शंस की वजह से क्या हो सकता है, इंडिया का, क्योंकि आपको पता है डिफेंस में हम कितना ज़्यादा इक्विपमेंट्स लेते हैं कहाँ से, रशिया से, तो उस पर डिफेंस इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज रशिया इंडिया का बिगेस्ट आर्म सप्लायर है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स। फाइन, तो अभी क्या देखो ये जो हमारी न्यूज़ है आर्ट एंड कल्चर में कवर होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अनाउंस किया कि धारा एंड ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये साइंस जो वीक होगा, विज्ञान सर्वत्र पूज्य, तो उसका पार्ट होगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर धारा के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हम अपनी हिस्ट्री है उस पर रिविजिट करेंगे, उस पर लेक्चर्स डेमोस्ट्रेट करेंगे, और जो भी इंडिया ने अचीव किया उसको सेलिब्रेट करेंगे। और जो ग्रेट स्कॉलर्स हैं, जो हमारे मैथमेटिशियंस साइंटिस्ट लीडर्स, उनको हम क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे उनके अचीवमेंट्स को। अ पार्ट ऑफ सीरीज में इंडिया ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया मैथमेटिक्स को, उसको हाईलाइट किया गया है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला है सूलबा सूत्रास, जो कि ओल्डेस्ट एक्सटेंट टेक्स्ट है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा बिसाइड्स गिविंग
गिविंग वेरियस इंटरेस्टिंग अप्रॉक्सीमेशन टू सर्ड्स। पढ़ा होगा कि अपना हमने सर्ड क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पिंगलास चंद्र सत्रम, इन्होंने बताया था किस तरह से वेरियस कॉम्बिनेटरल टेक्निक्स किस तरह से मतलब इसकी फाउंडेशन रखी थी। आर्यभट्टा जी को आप जानते होंगे, इन्होंने डिस्क्राइब एल्गोरिथम डिस्क्राइब किया था किस तरह से स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे √4 = 2 होता है। क्यूब रूट कैसे कर सकते हो, जैसे क्यूब रूट ऑफ 9 = 3 मतलब कि सॉरी अंडर क्यूब रूट ऑफ 8 = 2, ठीक है। ऑन द डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी साइन फंक्शन की, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स के नहीं हो तो मे भी आपको नहीं पता होगा, बट इट्स ओके, थोड़ा सा पढ़ो। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्ता, इन्होंने डिस्कस किया था अर्थमेटिक ऑपरेशन को विद जीरो। इसके अलावा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था भावना लॉ ऑफ कॉम्पोजिशन कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इंटरमीडिएट इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। वही बात है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड को होंगे तो समझ जाओगे। इसके अलावा अर्थमेटिक ज्योमेट्री अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में इन्होंने वर्क किया था ब्रह्मगुप्ता ने। माधवा ने क्या किया था, इन्फाइनाइट सीरीज पाई को डिस्कवर किया था, ठीक है। कि इन्फाइनाइट सीरीज 3.14 जिसको हम लिखते हैं, तो इसकी इन्फाइनाइट सीरीज को डिस्कवर किया था। द सो कॉल्ड ग्रेगोर्जी लिबनिट्ज सीरीज में भी अगर आप इंजीनियरिंग किया तो आपने लिबनिट्ज सीरीज पढ़ी होंगी, और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी इन्होंने डिस्क्राइब किया था। इसके अलावा इन्होंने केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स को पायनियर किया। इस स्कूल को क्रेडिट किया जाता है विद जेनेसिस ऑफ मॉडर्न साइंस इन यूरोप अ फ्यू कंट्रीज लेटर। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम अपनी, सेंटर टू रिवाइव ASI's अंडर वाटर विंग फॉर एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो ये जो हमारी न्यूज़ है अगेन आर्ट एंड कल्चर में कवर होगी। देखो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग जो अंडर वाटर विंग है किसका, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उसको रिवाइव किया जा रहा है सो दैट हम 4 स्टेट्स में एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। खोज कर सकें, खुदाई कर सकें, कौन कौन से, द्वारका गुजरात, ठीक है। सेवरल मिथोलॉजिकल साइट्स है तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा में, और साथ में महाराष्ट्र और उड़ीसा, ठीक है। तो 4 स्टेट कौन कौन सी है, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश उन्होंने अंडर वाटर विंग एस्टेब्लिश की थी 2001 में, ठीक है। जो फंक्शन में नहीं रही थी, मतलब कि बना दी लेकिन उसने कोई फंक्शन नहीं किया अगले 10 साल तक, बिकॉज उसमें उस टीम में एक्सपर्ट्स नहीं थे। अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ना चाहिए क्योंकि नेशनल बॉडी है, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है जिसको 1861 में एस्टेब्लिश किया गया था। प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो भी आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस लेके बाद काम करता है, और किस तरह से हम अपने कल्चर हेरिटेज उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं उसको काम करता है। ये सभी हमारी कंट्री में जो भी आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट करता है, किसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, एज पर द प्रोविजंस ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। इसके अलावा ये एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम इंडिया के फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट है, वो इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बने थे 1871 में। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि ASI के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे, ये स्टेट PCS के अकॉर्डिंग इतना थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन में क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एक होता है रेडियोमेट्रिक टेक्निक, जो देखता है कि रेडियो एक्टिव इम्प्योरिटीज़ को देखता है, मतलब कि उस अगर कोई पत्थर मिला तो उस समय पता चल जाएगा कितने साल पुराना है, उसकी एज पता चल जाएगी, ठीक है। कोरल्स होते हैं, कोरल रीफ्स होते हैं, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा, एनवायरनमेंट पढ़ा होगा, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसकी वजह से पता चल जाता है कि ये स्ट्रक्चर की पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की एज कितनी है। फिर है थर्मोलिमिस्किन डेटिंग, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ मटेरियल्स को डेट करते हैं जिसमें कुछ क्रिस्टलाइन मिनरल्स होते हैं टू अ स्पेसिफिक हीटिंग इवन। ये उन सिरामिक्स के लिए यूजफुल होते हैं बिकॉज ये देखते हैं कि फायरिंग की डेट क्या थी उसको डिटरमाइन करता है, एज वेल एज लावा का और इवन सेंडिमेंट्स की, ठीक है। अब हमें कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत है, सबसे पहले हेल्प इन कल्चरल एक्सचेंज, हिस्ट्री की नॉलेज मिलेगी, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस में नेशन बिल्डिंग, और हम अपनी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी को ब्रांड कर सकते हैं कि इंडिया एक ब्रांड है, ठीक है। इसके अलावा हम अपनी लोकल लेवल पे ऐसी एक्टिविटी से क्या कर सकते हैं, लाइवलीहुड भी डेवलप और डेवलपमेंट भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलीज द नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GS3। देखो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एम यही है कि हमें क्या करना है, जो इंडिया जो भी एडिटिव मैन्युफैक्चर्स करता है उसमें इंडिया का शेयर बढ़ाना है 5% तक, जिसमें हमारा टारगेट है कि नियर अबाउट 2025 तक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की जो GDP है वो $1 बिलियन कम से कम बने। समझ में, इंडिया के GDP में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कम से कम इतना बढ़े, $1 बिलियन 5% तक बढ़े। इंडिया का कुछ और भी एम्स है, काफ़ी टारगेट अचीव करने हैं, जैसे 50 इंडिया स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज फॉर मटेरियल मशीन सॉफ्टवेयर। हाँ 100 न्यू स्टार्टअप्स को हमने स्टार्ट किया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, और 500 न्यू प्रोडक्ट्स। की गोल्स क्या है किसके, नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले एक सेकेंड, हम पहले तो पढ़े एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इसको 3D प्रिंटिंग भी बोल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, डिज़ाइन करते हैं
हम क्या कर सकते हैं, सपोज करो अगर आपको पता है कि आपको ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, कोई भी आपका फाइनल ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम पहले 3D बनाते हैं, उसका कुछ एक मॉडल बनाते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि क्या वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। तो उसका एक हम क्या बनाते हैं, प्रोटोकॉल बनाते हैं, सैंपल बनाते हैं, जैसे प्लास्टिक का, रेजिन, थर्मोप्लास्टिक, इन सब का, ठीक है। तो इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। अब इसका गोल क्या है जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, इसमें हमें क्या है कि इंडिया को हमें ग्लोबल हब बनाना है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के डेवलपमेंट में और उसके डिप्लॉयमेंट में। इसके अलावा हमने इंडिया की जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी हम कुछ न्यू डिस्कवर करेंगे, उसको जो पेटेंट होगा या कुछ भी होगा, उसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना और क्रिएट करना है। इसके अलावा हमने जो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है उसको कम करना है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज़ करना है, सोच रहे हम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को प्रमोट कर सकें। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सबसे पहले क्या करेगा, रॉ मटेरियल सप्लाई चेन पे रिप्लेस करेगा, कार्बन के फुटप्रिंट्स को कम करेगा और एनर्जी सिक्योरिटी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। फिर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को एनहेंस करेगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट के अकॉर्डिंग जो हेल्थ केयर है उसको हम डिस्कवर कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर पेशेंट है, उसको कौन से पर्टिकुलर ड्रग है, ड्रग्स की पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं फॉर जो पेशेंट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो मिलिट्री सप्लाई चेन है उसको भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक चैलेंजेस, क्योंकि आपने देखा कितना ट्रांसपोर्ट में जो मिलिट्री उनको दिक्कत आती है, तो उनको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, बिहार फर्स्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट इन दरभंगा टू बी कमीशनड सून, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। फर्स्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट की बात करें बिहार का, जो कि दरभंगा में होगा। बिहार अपने 2 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर जनरेट कर रहा है यूनिट को, कहाँ पे, दरभंगा में, जिसका एम ये है कि हमें क्या करना है, पीसी कल्चर और ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करना है फ्रॉम सोलर पैनल्स, ठीक है। इससे पहले इंडिया का जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट है वो कहाँ पे किया गया था, आंध्र प्रदेश में कमीशन किया था एनटीपीसी सीमाद्री में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लार्जेस्ट कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, और बिहार में अभी होने वाला है। इसके अंदर जो फ्लोटिंग पार्ट्स के अंदर जो पीवी पैनल्स होते हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा वाटर बॉडीज़ में, ठीक है। और इन्हें लैंड बेस्ड सोलर एरेस का एक अल्टरनेटिव माना जाता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसको लैंड स्पेस की जरूरत नहीं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, फ्लोटिंग है, तैर रहा है, तो वाटर बॉडीज़ पे क्या करते हो, डिप्लॉय करते हो। पावर जनरेशन बढ़ाता है, सोलर पैनल्स को कूल करता है, इफिशियंसी बढ़ाता है, ठीक है। इसके अलावा एल्गी की प्रेजेंस को रिड्यूस करता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एल्गी ज़्यादा उगती है तो वो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा यूज़ करती है, ठीक है। तो जिसके वजह से वाटर रिसोर्सेज प्रोटेक्ट होंगे। इसके अलावा वाटर सरफेस को ओपन करेगा, जो इफेक्टिवली प्रिवेंट करेगा शेड फ्रॉम ट्रीज, माउंटेन्स एक्सेट्रा, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, एक्सपेंसिव बहुत होगा, मॉइस्चर डिग्रेड करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से कोस्टल इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट हो सकता है, सेफ्टी इश्यूज आ सकते हैं वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इसके अलावा इसकी द रैकिंग सिस्टम शुड है, जो भी आप इंस्टॉल करोगे सिस्टम, उसकी लाइफ स्पैन या सर्विस लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए और लोड कैपेसिटी वो हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश रोड एजेंसी कट्स सतपुरा पेंच कॉरिडोर। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ एनवायरनमेंट में कवर होगी। अभी जो मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उन्होंने क्या किया है, कुछ जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ लॉज हैं उनको फॉलो नहीं किया, उनको बाईपास कर दिया है, और उन्होंने स्टेट हाईवे 43 को एक्सपेंड कर दिया है। और वो हाईवे कहाँ से गुजर रहा है, सतपुरा मेलघट पेंच टाइगर कॉरिडोर से होकर गुजर रहा है। जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उन्होंने पहले भी रिकमेंड किया है कि जो 4 एनिमल अंडरपास हैं या जो नॉइस बैरियर्स, गाइड फाइल्स, फेंसिंग, मॉर्निंग लेटर, इन सबको आपको मतलब फॉलो करना है, ठीक है। इससे पहले भी जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की जो स्टैंडिंग कमेटी, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि आप इस प्रोजेक्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो विद सम मिटिगेशन मेजर्स, ठीक है, मतलब सो दैट हमारी वाइल्ड लाइफ को इम्पैक्ट ना पड़ सके। अब इंडिया में वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस कैसे, सपोज करो आपको कोई रोड बनानी है, कहीं किसी फॉरेस्ट से होकर जा रहे हो, तो आप कैसे वहाँ से क्लियरेंस ले सकते हो, क्या प्रोसीड्योर है। सबसे पहले क्या, अभी अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे एनवायरमेंट क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वहाँ पे कुछ क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात क्या है, अगर आपको लेनी है तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्टैंडिंग कमेटी से आपको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। अगर आपकी वो रोड प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर से गुजर रही है, वेयर प्रपोज प्रोजेक्ट इज लोकेटेड विद इन द, अगर वो प्रोजेक्ट इको सेंसिटिव जोन से होकर गुजर रहा है, जो लिस्ट है EI नोटिफिकेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 में। इसके अलावा जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसके पास पावर्स हैं जिसमें वो टाइगर रिजर्व्स और कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करने की पावर रखती है, और उसको किसी भी वजह से डाइवर्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट पब्लिक इंटरेस्ट में, एंड दैट, और वो भी अगर उसको अप्रूवल अगर आपने ले लिया इन 2 बॉडीज से। तो वाइल्ड लाइफ पे क्या इम्पैक्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, सबसे पहले रोड्स, डैम्स, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी वजह से नॉइस आती है, एयर वाटर पोल्यूशन सब बढ़ता है।
हैबिटेट होता है जो एनिमल्स का वो टूटता है, ठीक है, जैसे आपके घर के हिस्से होते हैं वैसे। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है। माइग्रेशन रूट्स भी बदल जाते हैं, अगर कोई आप देखते हो ना कितने वो होते हैं कोलिजन होते हैं, जैसे एलिफेंट मैन का कितना लड़ाइयाँ होती हैं। मंकीज़ को देखते हो आप कितना रूट पे गुजरते हैं, क्योंकि वो माइग्रेशन रूट उनका अलग होता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। सबसे पहले ओम्बुड्सरम ऐप, ठीक है। देखो इस ऐप का क्या है, देखो इसमें हमने ऐप का क्या किया है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैं, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया गया है फॉर मनरेगा स्कीम। इस ऐप को डेवलप किया गया है सो दैट आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके ग्रीवेंसेज हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, उनको रिपोर्ट कर सकते हो ऑन कंप्लेंट्स रिसीव फ्रॉम द वेरियस रिसोर्सेज, ठीक है। एट प्रेजेंट जो कंप्लेंट्स की रिपोर्टिंग होती हैं या फिर जो कंप्लेंट्स डिस्पोज होती हैं उनको, या फिर जो भी कंप्लेंट को आप जज कर चुके हो वो फिजिकल हो फॉर्म में होती है, अब आप इस ऐप के थ्रू करोगे। इसके अलावा जो भी हमारी जो ये देखो आपको पता है जैसे लोकापाल लोकायुक्त होते हैं, उसी को किसी और कंट्री में ऑम्बुड्समैन पर्सन बोलते हैं। तो उनकी ड्यूटी या फिर जो उनका अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ेगी इन अ हैसल फ्री मैनर बाय इनेबलिंग ईजिली आप ट्रैक कर सकते हो एंड टाइमली पासिंग ऑफ अवार्ड्स ऑन ईच केस। अवार्ड क्या होता है, किसी भी कंप्लेंट का फाइनल जजमेंट, उसको अवार्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है T+1 सेटलमेंट साइकिल। इंडिया क्या करेगा, एक सेकेंड, यस, T+1 सेटलमेंट साइकिल क्या होता है, इंडिया इंप्लीमेंट करने वाला T+1 सेटलमेंट साइकिल फ्रॉम टुडे, और फ्रॉम T+2, अब तक T+2 सिस्टम से T+1 हो जाएगा। T+1 का मतलब क्या होता है, जब सेटलमेंट्स होंगी वो क्लियर की जाएंगी पहले दिन में, विद इन अ 1 डे ऑफ द एक्चुअल ट्रांजेक्शन, मतलब कब कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है, उसके विद इन अ डे सेटलमेंट हो जाएगी। अब इंडिया सेकंड कंट्री बन चुकी है आफ्टर चाइना जो स्टॉक में जो सेटलमेंट कर रही है वो T+1 डे में कर रही है। इससे अगर डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। अब आप एक दिन में आप कर रहे हो ट्रांजेक्शन जो भी हो रहा है उसका सेटलमेंट हो रही है, तो बंदा को 2 दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा, एक दिन में वो फिर अगले दिन भी वो क्या कर सकता है, दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। टर्नओवर बढ़ेगा, ठीक है, वाइल रिड्यूसिंग सेटलमेंट रिस्क एंड ब्रोकर डिफॉल्ट्स। नेक्स्ट है सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, उन्होंने एक MOU साइन किया है जिसके अंदर वो क्या करेंगे, किस तरह से हम सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है। ये प्रोग्राम से हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम सिटीज़ में जल्दी कार्बन एमिशन फ्री बना सकते हैं सस्टेनेबल मैनर में, सिस्टमेटिक मैनर में, सो दैट एमिशन को रिड्यूस कर सकें और रेजिलिएंट एंड इक्विटेबल अर्बन इकोसिस्टम डिलीवर कर सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सिटी स्प्रिंट प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, और किस तरह से हम टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब किस तरह से आप सॉल्यूशन लेके आ सकते हो कार्बन एमिशंस को फ्री करने का, वो टूल बॉक्स लेके आ रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 5 to 7 इंडियन सिटीजन अगले 2 सालों में। नेक्स्ट है स्पर्श स्कीम, दैट इज अ सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने MOU साइन किया है ऑन बोर्ड पेंशन सर्विस जो अंडर स्पर्श स्कीम के अंडर चलती है ओवर 4 लाख कमीशन CSC, मतलब जो कॉमन सर्विस सेंटर्स पैन इंडिया। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसके अंदर हम देखेंगे किस तरह से हम डिफेंस, जो लोग डिफेंस में हैं उनको आप पेंशन दे रहे हो, किस तरह से डिस्पर्स करो, किस तरह सैंक्शन करोगे उस पर, ठीक है। ये करेगा इस सिस्टम के थ्रू या इस एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पेंशन क्लेम कर सकते हो, पेंशन डायरेक्टली आपके में आएगी, बैंक अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है, विदाउट आपको किसी बाहर बंदे पर रिलाई नहीं करना होगा, ठीक है। स्पर्श का इमेज हमें क्या करना है, जो भी पेंशन है उसका कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन देना है टू द डिफेंस पेंशनर इन लाइन विद द गवर्नमेंट विजन ऑफ डिजिटल इंडिया। DBT दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की बात, ठीक है। आई होप इसका पता होगा। DBT का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब कि डायरेक्टली जो भी कैश है या जो भी आपको सब्सिडी मिल रही है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में, ना कि विदाउट विथ किसी इंटरमीडिएट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है FSSAI हेल्थ स्टार रेटिंग। अब ये जो FSSAI है वो एक स्टार रेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर रहा है पैकेज्ड फूड्स का। रेटिंग सिस्टम बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एनर्जी में स्टार रेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। पैकेज्ड फूड को अपने पैक पे नंबर ऑफ स्टार्स दिखाने पड़ेंगे, जिससे ये पता चलता है कि कितना वो फूड कितना हेल्दी है अनहेल्दी है, और वो किस पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर फूड में कितना कंटेंट है, सॉल्ट का, शुगर का, फैट का। नेक्स्ट है ड्राई रूट रोट डिजीज़। पहली बार कुछ इस तरह का पढ़ रहे हैं हम। इन्हें साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है कि हाई टेम्परेचर या ड्राउट कंडीशन की वजह से या लो सॉइल मॉइस्चर की वजह से दीज कंटेंट आर फेवरेबल कंडीशन फॉर ड्राई रूट रोट, ठीक है। अब ये डिजीज़ होती कैसे है,
इट इज़ ड्यू टू द मैक्रोफोमिया फेजुलिना, जो कि सॉइल बोर्न नेक्रोफिलिक है। क्या करते हैं, जो भी छोले होते हैं उसके ट्रंक या रूट्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। इससे रिड्यूस्ड वेजर होता है, ये सब कुछ होता है, ठीक है, देख लेना। ये कहाँ पे होता है, इट इज़ हाईली प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग एंड पोडिंग स्टेज। करंटली जो सेंट्रल साउदर्न स्टेट्स हैं वो आइडेंटिफाई कर रही हैं कि कहाँ कहाँ पे डिजीज़ ज़्यादा हो रही है, मतलब पेड़ों में होती है मेनली। कॉर्बीवैक्स इंडिया का पहला खुद का डेवलप किया गया रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कोविड-19 के लिए है। उसको अप्रूवल मिल चुका है फॉर एमरजेंसी यूज़ फ्रॉम द, कहाँ से मिल चुका है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब 12 से 18 साल के बच्चों को अब ये वैक्सीन लगेगा कॉर्बेवैक्स, ठीक है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड से थोड़ा आगे आओ। ये थर्ड वैक्सीन है जिसको अप्रूव किया गया बाय द ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, जिसमें हम चिल्ड्रन पे यूज़ करेंगे आफ्टर कोवैक्सीन जाइडस का सेडिला जाइरोप, ठीक है। कोर्बेक्स 2 डेज वैक्सीन है, मतलब 2 डोज मिलेगी जैसे आपको उसकी मिली है, और उसको स्टोर किया जाएगा 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस पर। कुछ पर्सनैलिटीज है न्यूज़ में जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहले नरसीना मेहता, ये न्यूज़ पीस है स्पाइडर की जिसका नाम नरसीना मेहता रखा हुआ है इन ऑनर ऑफ द नरसीना मेहता। ये 15th सेंचुरी के पोइट थे, वो जो लॉर्ड कृष्णा को मानते थे। ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ मीराबाई। वैष्णव पोइट सन थे। गुजराती लिटरेचर में भी इन्होंने आदि कवि लिखा है। गुजराती लिटरेचर के कवि थे ये। इन्होंने पदास लिखा है जिसको आख्यान एंड प्रभ्याता भी बोलते हैं। काफ़ी भजन कीर्तन भी इन्होंने प्रिजर्व किए गए, ओरली बोलते थे, ठीक है। महात्मा गांधी का फेवरेट भजन जो कि वैष्णवी जैन है वो भी इन्होंने प्ले किया गया। नेक्स्ट है चकली इनामा। शी वॉज बोर्न एट कृष्णपुरम विलेज, जो किसके, तेलंगाना के रंगल डिस्ट्रिक्ट में। शी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या किया है, तेलंगाना पीजेंट आर्म स्ट्रगल हुआ था 1946 से 51 के बीच में, उसमें फाइटर थी। फ्यूडल लॉर्ड्स के अगेंस्ट में उन्होंने रिवोल्ट किया था। शी वॉज फैसिनेटेड बाय द आइडियाज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी को मानती थी। ये बार शी वॉज अ सिंबल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिवोल्यूशनरी। फाइन। तो गाइस यहाँ से बात 25 फरवरी के डेली करंट अफेयर वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे, लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।